गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का साइंस की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ भाई बच्चों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, एक्चुअली वो क्लास स्टार्ट करने में टाइम हो जाता है ना थोड़ा सा। चलो फिर फटाक से लाइव आ जाओ। अनुराग आ चुके हैं, माधव आ चुके हैं, प्रियंका आ चुकी हैं, कृष्णा आ चुके हैं, अंकिता, राजन, पंकज, राहुल। क्लास चल चुकी है बेटा। गुड इवनिंग गजाला, गुड इवनिंग। चलो फिर हम लास्ट बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। हमने नर्वस सिस्टम, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, ब्रेन, ब्रेन की पार्ट्स, फिर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, और थोड़ा सा हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, जितना एग्जाम में आता है उतना ही। तो वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। और जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करवाऊंगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं या जनन तंत्र कहते हैं। इतनी बात याद है ना कि आज से अपना बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाना था। और आपको एक बात बता दूं, बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 3.0 अभी परसों। आप लोग हैरान हो जाओगे ये जान के कि उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आए थे ना, अगर आपने बहुत अच्छे से, आपने साइंस स्पेशल ज्वाइन कर रखा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ना, आप बाकी सब छोड़ो, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इससे 3 क्वेश्चन आए थे एक चैप्टर से। मैं आपको भी प्रूफ दिखा दूंगी, आप खुद बता दोगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप होगे मैम ये बीपीएससी अभी जो परसों पेपर हुआ है, हालांकि पेपर लीक होने की भी बातें आ रही है बहुत सारी, मुझे भी क्लियर पता नहीं है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप क्लास से बाहर, एक क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोगों के तो बैच में थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है, लेकिन जितना पढ़ा उससे भी जो क्वेश्चंस आए ना, आप लोग अगर देख लोगे, कल रात को 8 बजे ना मैंने YouTube पे इवेंट रखा है इसी के लिए कि भाई मैं ना उसमें आप लोगों को बताऊं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, टाइप हो चुके हैं। अपन जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर वाला, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। एसिड बेस सॉल्ट से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। 2 ही चैप्टर पढ़े अभी तक केमिस्ट्री में तो ढंग से हमने, है ना। और पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो आप लोग ना बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, यकीन मानो। तो कल रात 8 बजे मैम मजा आ गया क्वेश्चंस देख के। देखो आपकी क्लास में गजाला है, वो भी कह रहा है, अब कह रही है या कह रहे हैं या मुझे पता नहीं है, गजाला आप लड़का है या लड़की। अगर आपने से साइंस स्पेशल 24 वाले बच्चे होंगे, जिसका तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है, साइंस स्पेशल 24 वाले बच्चे तो इतने खुश हो गए होंगे पेपर देख के कि भैया हम बहुत सही टीचर से पढ़ रहे हैं, बहुत सही क्लासेस ले रहे हैं हम। मैं सारे बताऊंगी आपको क्वेश्चंस। कल रात 8 बजे आप यूट्यूब चैनल पे आ जाना, फ्यूचर कुल कोचिंग वाला। आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, साइंस बाय काजल सिहाग नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं लिंक डाल दूंगी। और आप लोग ना प्लीज उस क्लास को देखना, क्योंकि आपको ना पता लगेगा कि आप सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना। चलो 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लें आपसे, है ना। 2-3 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेती हूँ, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे देख के कि भाई हाँ मैम हम क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग बताओगे। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन क्या है आपको पता है, बाई प्रोडक्ट फाउंड इन सोप इंडस्ट्री। चलो बाद में पढ़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लो आपसे जो पढ़े हुए हैं ना, अभी 2-3 दिन रिसेंटली क्लासेस वाले कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था क्या, कि सोप जब बनती है, साबुन बनती है, तो वहां पर बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है ग्लिसरॉल, और भाई पहला ऑप्शन देखते ही सही कर देते, पढ़ाया था ना बहुत डिटेल में। साबुन सपोनिफिकेशन प्रोसेस से बनती है, और साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बनाते हैं। तो साबुन और साबुन के साथ हमें क्या मिलती है, साबुन के साथ हमें क्या मिलता है, तो आप बताओगे ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल मिलता है, पढ़ाया था ना, ये भी बताया था। यही ग्लिसरॉल जब आपकी आंखों में चला जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। नहाते समय क्यों आंसू आते हैं, ये देखो बच्चा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और यही क्वेश्चन नंबर 41 है पेपर का, देख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, कितनी बार पढ़ा दिया था इसी चैप्टर में। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है, पुराने वाली ट्यूबलाइट, है ना। पुराने वाली ट्यूबलाइट में क्या डलता है, अरे भैया कल की ही क्लास में मरकरी पढ़ा था, मरकरी कल ही पढ़ा था ना। और कल ही करवा के गई थी मरकरी वेपर, और प्लस कौन सी, एक नॉन रिएक्टिव गैस, और कौन सी, तो मैंने कहा था आप वहां पर नियोन या आर्गन यूज करोगे, तो मरकरी वेपन के साथ आर्गन ऑप्शन था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। अब आप में से कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये करा नहीं है, ये करा नहीं है। ये बीपीएससी 3.0 का एग्जाम जो परसों हुआ था बच्चा, बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम के क्वेश्चन बता रही हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 42 था पेपर का, ये तो कल की क्लास का क्वेश्चन था, कल ही पढ़ा था हमने, है ना। नेक्स्ट देखो, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है, भैया कितना आसान से पढ़ाया था। ब्लड में 55% में प्लाज्मा होता है, बता सकते थे। 55% में आपका प्लाज्मा होता है, आप बता सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है। कितनी बार बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है, ब्रैकेट में ये बताया था, जीडी के एग्जाम का क्वेश्चन है। देख रहे हो, देख रहे हो क्वेश्चंस। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे, बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट बताती हूँ, आप कौन सा बता सकते थे। हाँ देखना, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। आपसे एसिडिक नेचर पूछा है, आप बताना जरा एसिडिक नेचर का कौन होगा, अम्लीय प्रकृति का, पढ़ाया है एसिड बेस सॉल्ट में। 4 ऑप्शन है, पहला है लाइम जूस, नींबू पानी, दूसरा है ब्लड, ब्लड तो हो नहीं सकता, है ना। लाइम वाटर, लाइम वाटर किसको बोलते हैं, चूने के पानी को, बहुत अच्छे से लिखवाया था। एंड एंटा एसिड, अरे भैया एंटा एसिड तो बेस नेचर का होता है, चूने का पानी भी बेस नेचर का होता है, ब्लड भी तो 7.4 बेसिक नेचर का होता है। तो बचा क्या, लाइम जूस, नींबू के पानी का पीएच भी बता के गई थी आपको, है ना। ये देखो कितना अच्छा। नेक्स्ट देखो, एसिड बेस वाले चैप्टर से क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मैम ने पढ़ाया था, जब एसिड और बेस दोनों की आप रिएक्शन करवाते हो तो उस अभिक्रिया को, दोनों का अमाउंट बराबर बराबर लिया तो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रली सोल्ट बनेगा, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 125 है ये पेपर का, चेक कर लेना आप, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखो, अगला मैं आपको बताती हूँ कौन सा होना चाहिए। Which of the following gases turns lime water milky? जो लाइम वाटर होता है उसको दूधिया कलर में कौन सा
आपसे पूछा है कि गैस कवर कर देती है, क्लियर कर, अरे याद है आपको मैंने कहा था कि जो अपन व्हाइट वॉश करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बताया था ना, मैंने कहा था पुट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, लेकिन पुट्टी 2-3 दिन के बाद चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि वो रिएक्शन कर जाती है पुट्टी, और रिएक्शन किससे करती है? एनवायरमेंट की CO2 गैस से। तो वहां से क्या बनता है? CaCO3 बनता है, उसकी वजह से सफेदी में चमक होती है। नोट डाल के क्वेश्चन लिखवाया था और वहां से भी देखो आपका आंसर हो जाता। CO2 गैस आंसर होता है यहाँ पे। मेरे से पहले आप लोग आंसर कर पा रहे हो, मेरे से पहले ही आप लोग आंसर कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, चलो अभी मैं इतने डिस्कस करती हूँ क्योंकि आप अपना चैप्टर पढ़ते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आया ना, मोटिवेशन हाई हुआ ना कि हम जो पढ़ते हैं वो कंटेंट अच्छे से पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से हम एग्जाम में कर भी पा रहे हैं क्वेश्चन। तो बाकी मैं सारे क्वेश्चन 8 बजे डिस्कस करूंगी, अभी फिर टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा अपना, क्योंकि अभी अपन पढ़ते हैं, है ना बच्चा। ऐसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा रखोगे ना, यकीन मानो आप कोई भी, अब देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम बीपीएससी के लिए अलग से बैच है क्या? मैं कहती हूँ अलग से बैच लेने की जरूरत ही नहीं है ना, अलग से क्यों बैच लोगे, आप इसी बैच में साइंस स्पेशल पढ़ लोगे। जब आपने मेरे से बैच ज्वाइन किया होगा तो मेरा पहला ही सेंटेंस यही बोलती हूँ जब भी मैं नया बैच में आती हूँ क्लास लेने, कि साइंस एक ही बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि हर एग्जाम क्लियर हो जाए, हर एग्जाम क्लियर हो जाए। और देखो मैंने आपके सामने सबूत दिया है, आप तो रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, बीपीएससी के क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप बीपीएससी के क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा एक बार नोट्स बना लो, एक ही बार साइंस पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसा मिल रहा है कि आप हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मैं बीपीएससी का कौन सा बैच ले, मैं बीपीएससी का अलग से लाऊं, तो मैं कहती हूँ क्यों लाएं अलग से, इसी साइंस स्पेशल में पढ़ो ना, आप इसी एएलपी के बैच में पढ़ लो, यही बीपीएससी में आता है, अलग नहीं आता है। ठीक है बच्चा। मैम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करें? मेरे यूट्यूब चैनल से कर लो, मैं करवाती हूँ वहां पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस। अब आ जाओ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से 7-8 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया कि रिसेंट की क्लासेस में हुए हैं, तो आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज अपना जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे हम प्रजनन तंत्र। बहुत सारे एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र, ठीक है, हिंदी में जनन तंत्र बोलो या प्रजनन तंत्र बोलो। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक जैसा काम करते हैं मिलके। अब किसका काम करते हैं? तो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रिप्रोडक्शन का जो काम करवाते हैं, उन ऑर्गन्स को एक साथ मिला के हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, क्या मैंने कहा, हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है, जो ऑर्गन्स का ग्रुप क्या करवाता है? रिप्रोडक्शन करवाता है, जनन करवाता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमें पढ़ने तो वही है, हमें पढ़ने तो वही ऑर्गन्स हैं, लेकिन अब हमें यह पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। बच्चों जब मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था जितने भी लिविंग्स होते हैं ना, जितने भी सारे के सारे आपके सजीव होते हैं, उनके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होना जरूरी होता है, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है जैविक क्रियाएं, यानी कि ये होगी ही होगी लिविंग बॉडी में। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सजीव है वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग बनाता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, होता क्या रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल का मतलब है लिविंग्स के बॉडी में होता है, सजीवों के शरीर में होता है, और ये होना बहुत जरूरी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल लिविंग बॉडी है वो अपने जैसी संतान बनाता है। अब बंदर है तो बंदर अपने जैसा बच्चा बनाएगा, लंगूर है तो वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा, भैंस है तो वो अपने जैसे, गाय है तो अपने जैसे, और हम लोग हम लोग इंसान के बच्चे को जन्म देंगे। तो उसी जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी सजीव अपने जैसी संतान पैदा कर पा रहा है, अपने जैसे बच्चे पैदा कर पा रहा है, उसी जैविक प्रक्रिया को हम जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये बताओ, अगर किसी लिविंग बॉडी का रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे 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 उसकी प्रजाति नष्ट होती जाएगी। जैसे बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है विलुप्त प्रजातियां। जिराफ का एग्जांपल ले लो, जिराफ खत्म हो गए ना, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए टाइम पर। समझ रहे हो आप? अपने जैसी संतान और ज्यादा नहीं बन पाए, उनका इवोल्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया। तो बहुत सारी स्पीसीज, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे 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 ये प्रजातियां विलुप्त होती जाएंगी और इस संसार से नष्ट हो जाएंगी। तो क्या आप चाहते हो कि मनुष्य प्रजाति खत्म हो जाए? नहीं चाहते ना, तो मनुष्य प्रजाति को रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है? चलो, एक बच्चा कह रहा है मैम सैटरडे को क्लास ले रहे हो बिना नोटिफिकेशन के। बताया है मैंने कि सैटरडे को क्लास लूंगी मैं। अब मैं शनिवार को भी क्लास लिया करूंगी, सिलेबस थोड़ा अच्छे से खींचना है ना अपन लोगों को। चलो, अब बात ये आती है कि मैम ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, यहां से आपसे एग्जाम में एग्जांपल पूछा जाता है। अब बहुत ध्यान से सुन लो, मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी, बहुत पढ़ लिए आप लोगों के कमेंट। प्रजनन 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में लिखा जाता है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हिंदी में बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से एग्जांपल ही आएगा। रिप्रोडक्शन होता क्या है पता लग गया। अब कितने टाइप से हो सकता है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से हो, जहां पर सेक्सुअल ऑर्गन्स जरूरी है, जहां पे लैंगिक जनन अंग शामिल हो। ऐसा प्रजनन जिसमें लैंगिक जनन अंग शामिल हो, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडेड हो, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। तो ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऐसा रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही मिलकर बना हुआ होता है। अब जो मेल बॉडी होगा वो क्या बनाएगा, वो मेल गैमेट सेल बनाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, उनसे मेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट का मतलब है नर जनन कोशिका। देखो, नर जनन कोशिका। और जो फीमेल वाला होगा उससे बनेंगी फीमेल गैमेट, उससे फीमेल गैमेट बनेंगी, उससे मादा जनन कोशिकाएं बनेंगी। और ये दोनों मिलेंगे और इन दोनों के मिलने से एक नया बच्चा पैदा हो जाए। कैसे होगा सब आगे बात करेंगे। एक नया यहां से चाइल्ड बन जाए या एक नया आप कह दो ऑफस्प्रिंग बन जाए। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर से सुनो क्या, कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए। अब सेक्सुअल ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे, मेल वाला अलग होगा, फीमेल वाला अलग होगा। मेल सेक्सुअल ऑर्गन से मेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट क्या है, सेल है, ऐसी सेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आती है, जो रिप्रोडक्शन करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम, आप बताओगे मेल गैमेट कहते हो, नर युग्मक या नर जनन कोशिका कहते हो। फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट बनेगा और दोनों के जुड़ने से एक नई ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, संतान बन जाएगी नई। तो बच्चों, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें आपको मेल और फीमेल गैमेट सेल्स चाहिए, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग, इसके एग्जाम्पल में लिख लेना आप, जैसे हम लोग, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली जानवर ह्यूमन बींग्स, हम सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसे समझने की कोशिश करो। ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं चाहिए, जिसमें गैमेट सेल्स नहीं चाहिए, जिसमें गैमेट सेल्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स भी जरूरी नहीं है, तो उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर मैम यहां पर नया बच्चा कैसे बन गया, इस रिप्रोडक्शन में मान लो इस तरीके से कोई एनिमल था, ये बीच से टूट गया और टूट के इससे एक नया बन गया, ऐसा ऐसा, और इस हिस्से से एक नया बन गया। तो इसमें कहां पे मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत है, नहीं ना। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल गैमेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जिसमें आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो उसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी चीज को यहां से पढ़ने की कोशिश करना बच्चा। इस स्लाइड को आओ ध्यान से समझो, पहले इंग्लिश में फिर हम हिंदी में बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग बनती हैं और उसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गैमेट सेल्स चाहिए। इधर आपको गैमेट सेल्स की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, सेक्सुअल, ये रहा, सेक्सुअल में चाहिए और इधर नहीं चाहिए। देखो ना, इन्वॉल्व सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट सेल्स चाहिए और इधर नहीं चाहिए। इधर क्या होगा, कोई भी हिस्सा टूट के गिर गया या कोई हिस्सा है उसकी आउटर ग्रोथ हो गई, ऐसे बाहर की तरफ ज्यादा ग्रोथ हो गई, फिर यहां से वो टूट के नीचे गिर गया, इससे नया एक संतान बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखना, जैसे देखो बच्चा एग्जांपल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें तो क्या चाहिए, देखो मेल बॉडी से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट बनेगा, इनके बनने से इस तरीके से सेल्स बनके एक नया बच्चा बनेगा, एक नया चाइल्ड बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल में देखो कुछ नहीं, इस हिस्से की ग्रोथ हो गई एक बाहर की तरफ, फूल गया यह हिस्सा, फिर और ज्यादा बड़ा हो गया यह हिस्सा, फिर धीरे से यह हिस्सा टूट के नीचे गिर गया और इससे ऐसा का ऐसा नया एक संतान बन रहा है। देखो ये दिखने में इसके जैसा ही है ना, तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल लिखना बच्चा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कुछ एग्जाम्पल अभी बता रही हूं, बाकी आगे पढ़ोगे। ये क्या होते हैं अभी मत पूछना, अभी सिर्फ लिख के छोड़ दो। हाइड्रा, हाइड्रा पहला एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखो दूसरा, अमीबा, अमीबा। दूसरा एग्जाम्पल लिखो अमीबा। तीसरा एग्जाम्पल लिखना है इसका पैरामीशियम, पैरामीशियम। ये सारे एग्जाम्पल लिखना बच्चा, पैरामीशियम, ठीक है। ये इसका अगला उदाहरण हो गया। ये सारे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं इसके अंदर, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसके एग्जाम्पल में तो आप लिख लोगे, इसके उदाहरण में गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली जानवर, हम लोग बंदर लंगूर कुत्ता भालू, है ना, हाथी, ये सब यहाँ पे लिख देना। मैं लिख देती हूँ ऑल मैमल्स, मैमल्स हो गया, लिख दो। छिपकली भी यहीं आती है, सांप भी यहीं आते हैं, स्नेक्स हो गए। हम सब में एनिमल्स जो होते हैं ना, जानवर, उन सब में क्या इस टाइप का, या मैमल्स जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि हाइड्रा बहुत फेमस है, अमीबा बहुत फेमस है, पैरामीशियम बहुत फेमस है। ये तीनों में कैसे होता है ये आगे की बात है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो नोट डाल के लिख देना, प्लांट में दोनों टाइप का होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं प्लांट में तो सिर्फ यही होता है, नहीं, गुड़हल के फूल से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा ना टीचर ने 11वीं क्लास में। लिखो, प्लांट्स के अंदर दोनों टाइप का होता है। कैसे होता है, प्लांट के चैप्टर में लिखेंगे। प्लांट में रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा।
वो सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा, लैंगिक प्रजनन भी होगा और अलैंगिक भी होगा। ये कैसे होगा? प्लांट की क्लास अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो प्लांट वाले ही चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे समझ में बात, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, हम लोगों में क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम किसका पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस का। तो हम यहाँ प्लांट का थोड़ी पढ़ने बैठेंगे, जब प्लांट पढ़ेंगे तो प्लांट में पढ़ाएंगे ना, वहां पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपको समझ में आ गया कि होता कैसे है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। अब मैं ना कुछ बातें लिखवा रही हूँ आपको नोट डाल के, जो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या बच्चा? दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, दो तरीके के जानवर होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। दो तरीके के जानवर होते हैं, अब दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक ऐसे जानवर होते हैं जो पहले अंडा देते हैं, एग देते हैं, अंडा देते हैं, अंडे में से उसका चूजा, उसका बच्चा निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जानवर को कहा जाता है ओविपेरस। इनको कहा जाता है ओविपेरस, और हिंदी में बोलते हैं अंडायुस। अंडायुस जो अंडों को जन्म देते हैं, जैसे आपने देखा होगा छिपकली अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है, अंडे से उसका चूजा निकलता है, वो चूजा फिर क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सीधा ही बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे से अच्छा लगेगा यहाँ पे इन्फेंट लिख लो, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। जो इन्फेंट पैदा करते हैं, इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु, जो शिशु को जन्म दे, जो छोटी सी बेबी को जन्म दे। जैसे हम लोग हो गए, अब हम लोग अंडे थोड़ी देते हैं, हम लोग तो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस होगी, बंदर हो गया, तो बच्चा जो सीधे अंडों को जन्म दे, उन्हें वीवीपैरस कहा जाता है, उन्हें वीवीपैरस, उन्हें जरायुज कहा जाता है। तो इस धरती पे दो तरीके के जानवर हैं, एक जो अंडा देते हैं, अंडे से चूजा निकलेगा, फिर वो उसका बच्चा बनेगा आगे चलकर, तो उनको ओविपैरस या अंडायुस कहते हैं। जो सीधा इन्फेंट को जन्म दे, बच्चे को जन्म दे, शिशु को जन्म दे, उनको वीवीपैरस कहते हैं। अब हम लोग क्या है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ह्यूमंस क्या है, तो ह्यूमंस का एक कैरेक्टर हो गया ना कि ह्यूमंस तो मैम वीवीपैरस होते हैं। जी हाँ, हम लोग तो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग वीवीपैरस हो गए। तो ऐसे ही आप कुछ एग्जाम्पल देखो बच्चा इस स्लाइड से। जो अंडे को जन्म देते हैं वो कौन कौन है? वो देखो बच्चा, मुर्गी हो गई, है ना, वो कौन हो गया? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का होता है मगरमच्छ, ठीक है। सांप, और जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कबूतर अंडा देता है, चिड़िया अंडा देती है ना। और आप बताओगे इसके साथ यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है? ये क्या उल्लू है ना, उल्लू, है ना। तो ये सब क्या करते हैं? छिपकली हो गई, चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, ये सब, मुर्गी हो गई, सांप हो गया, और आप बताओगे साथ में मगरमच्छ वगैरह, ये सब अंडे देते हैं, अंडों से बच्चा निकलता है। तो ये विविपेरस एनिमल्स हैं, जबकि, और सॉरी, ओविपेरस एनिमल्स हैं। जबकि विविपेरस के एग्जांपल देखो, खरगोश बच्चे को जन्म देता है, ऊंट बच्चे को जन्म देता है, ये क्या है? ये पता नहीं क्या है ये, ठीक है। घोड़ा बच्चे को जन्म देता है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, लेपर्ड, तेंदुआ, है ना, जैगुआर, हम लोग, हम सब, बंदर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हम सब विविपेरस होते हैं, हम सब विविपेरस होते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक कैरेक्टर हो गया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ह्यूमंस होते हैं वो विविपेरस होते हैं। आ गया समझ में? आ गया समझ में कि विविपेरस होते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखना नोट डाल के, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? जो ह्यूमंस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी कि जो मनुष्य है उसका रिप्रोडक्शन जब होगा तो मनुष्य जो होते हैं वो एक लैंगिक होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लैंगिक जीव हैं। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक मेल ह्यूमन बीइंग होगा और एक फीमेल ह्यूमन बीइंग होगा। एक नर वाला होगा, एक मादा होगी, है ना। एक नर यानी कि नर मनुष्य होगा और एक मादा मनुष्य होगी। और जो मेल ह्यूमन होगा, आपको बताना है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, उसके बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो रिप्रोडक्शन करवा रहे होंगे। नर प्रजनन अंग होंगे और फीमेल वाली में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, वो तो नहीं है ना। तो बच्चा, इसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ही सेक्सुअल ऑर्गन को कैरी करेगा एक आपका इंसान। जैसे मेल वाले होंगे तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, नर जनन अंग होंगे, और मादा में मादा जनन वाले अंग होंगे। अब ये थोड़ी ना है कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, वो नहीं है। इसलिए ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। मनुष्य कैसे होते हैं? एक लैंगिक जीव होते हैं। और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको हमें पता लगाना है मनुष्य कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। दो कैरेक्टर हो गए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको बताना है कि जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो डाइमॉर्फिज्म शो करता है। डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म शो करता है, वो द्विरूपता रखता है। अब द्विरूपता का मतलब क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डाइमॉर्फिज्म। अब डाइमॉर्फिज्म, डाई का मतलब होता है दो, मॉर्फिज्म का मतलब है रूप, दो रूप वाला होता है। तो दो रूप वाले का मतलब क्या है? कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उससे क्या बनेंगी? उससे मेल गैमेट बनेंगी, उससे मेल गैमेट। और लिखो, मेल गैमेट का मतलब होता है नर युग्मक। भैया सीधी सी बात है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है तो उससे सेल भी अलग बनेगी, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है तो उससे सेल भी अलग बनेगी। तो मेल गैमेट को स्पर्म्स कहा जाता है।
स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। और जो फीमेल वाली बॉडी होती है, फीमेल ह्यूमंस होती हैं, उनसे क्या, उनसे फीमेल गैमेट बनेगा, उनसे फीमेल गैमेट बनेगा, यानी कि उससे मादा युग्मक बनेगा, उससे मादा युग्मक बनेगा। और मादा युग्मक को एग, अंडाणु या ओवा या ओवम, ये तीनों ही नाम लिख लो। हिंदी में अंडाणु लिखो या डिंब लिखो, उससे डिंब बनते हैं, उससे क्या बनते हैं, डिंब बनते हैं। तो डाइमॉर्फिज्म हो गया ना, दो रूप हो गए, ये मेल बॉडी से, ये फीमेल बॉडी से। इसलिए ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैरेक्टर्स हैं बच्चा। ये याद रखना कि हम बच्चों को जन्म देते हैं तो हम विविपेरस हैं, और हम यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि एक बॉडी पे एक सेक्सुअल टाइप का ऑर्गन होगा। हम डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, लड़के का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, अलग रूप है उसका, अलग है दिखने में, अलग टाइप की सेल्स बना रहा है। लड़कियों वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग रूप से है, सेम नहीं है ना, उससे अलग टाइप की सेल्स बन रही है। तो कौन कौन सी, लड़कों में स्पर्म्स यानी शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, लड़कियों में ओवा यानी कि अंडाणु या डिंब कोशिकाएं बनती हैं। तो अभी तक की क्लास में आपको यह पता लग गया रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप से होता है, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। मैम प्लेसेंटा के बारे में बताओ, अभी नहीं बताएंगे यार, रुक जाओ, तुम लोग आगे मत चला करो। प्लेसेंटा अभी आ गया क्या, प्लेसेंटा हम कुछ पढ़ा रहे हैं तुम कहीं चल रहे हो, इतना जल्दी मत बाजी मत मचाया करो, ठीक है क्लास में। चलो ये बात होगी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैरेक्टर्स की। ओके, अब बात ये आती है कि अभी मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट नहीं किया ना मेल का ना फीमेल का, आज की क्लास में तो होगा भी नहीं स्टार्ट। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। यही तो डिफरेंस है कि आप कहीं और से पढ़ते हो और यहाँ पढ़ते हो, तो कंटेंट में यही डिफरेंस होता है। चाहती तो मैं सीधा मेल प्रोडक्टिव सिस्टम की हेडिंग दे देती, लेकिन ये सारे शब्द अगर समझ में नहीं आए, इनसे क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, तो फिर क्या करोगे। तो अब सुनो, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि जो मानव में या मनुष्य में प्रजनन होता है या जनन होता है, उसकी कौन कौन सी फेजेज होती है। देखो, मानव जनन की अवस्थाएं, की फेज का मतलब होता है अवस्थाएं, कौन कौन सी फेजेस होती है, कैसे होगा। जब ये समझ में आएगा तभी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। सबसे पहला, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहली फेज को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो उसकी फर्स्ट फेज को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब बच्चों, जहां पर भी जेनेसिस शब्द होता है ना, उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण होना, बनना। किसका बनना, गैमेट्स का बनना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स का मतलब क्या होता है, युग्मक कोशिका। गैमेट्स का मतलब होता है युग्मक कोशिका, भैया ऐसी कोशिका जो जनन करवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गैमेट बोलते हैं। और हिंदी में इसको गैमेटोजेनेसिस को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा युग्मक जनन, युग्मकों का जनन होना, युग्मकों का बनना। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, यहां पे लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स लिख लो सीधा। युग्मक कोशिकाओं का बनना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक कोशिका देखो, स्पर्म्स और ओवा जो होती है, सिर्फ उनके अंदर ही रिप्रोडक्शन करवाने की कैपेसिटी होती है, इसलिए स्पर्म्स और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु कोशिका को ही हम गैमेट सेल्स कहते हैं, उसी को ही हम गैमेट सेल्स कहते हैं। अब आगे मेरी बात, चलो तो आप बताओगे युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है, युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। अब ये युग्मक जो होते हैं ना, ये बचपन से नहीं बनते हैं बच्चा, ये बचपन से नहीं बनते हैं। आप सोच रहे हो कि हमारे अंदर स्पर्म्स या लड़कों के अंदर स्पर्म्स या लड़कियों के अंदर अंडाणु बचपन से बन रहे हैं, नहीं। जब उनकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तब बनना शुरू होते हैं ये। फर्स्ट टाइम कब बनती है स्पर्म्स और ओवा सेल्स, तो प्रथम बार में जब कोई भी लड़का या लड़की उसकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तब बनते हैं बच्चा। जब उसमें किशोरा अवस्था आती है लड़के में और लड़की की जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, तब हम कहते हैं कि उसमें गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब बताओ लड़कों के अंदर क्या बनेंगे, अगर मेल बॉडी की बात करेंगे तो मेल में क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, शुक्राणु कोशिका बनेंगी। तो अगर मैं पूछ लूं मेल की गैमेट सेल को क्या कहते हैं, तो स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु लड़कों में कब बनना शुरू हो जाते हैं बच्चा, 11 से 18, 11 साल से शुरू हो जाते हैं, 11 से 18 साल में बनना शुरू हो जाते हैं। ये लो, और ऐसा माना गया है ये बनना शुरू हुए हैं, और ये लिख दो आगे, ये बनना शुरू हो जाते हैं इस उम्र में। और ये बनना बंद कब हो जाते हैं, किस उम्र के बाद स्पर्म्स का काउंट कम हो जाता है, तो बच्चा स्पर्म्स बनना बंद हो जाते हैं लड़कों के अंदर 60 से 65 साल में। ठीक है, ये बनना बंद हो जाएंगे, यानी कि 60 से 65 साल के बाद कोई भी लड़का बाप नहीं बन सकता, है ना, बाप नहीं बन सकता, सीधी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महिलाओं में, फीमेल में एग या अंडाणु कब बनना शुरू हो जाता है। तो महिलाओं में भी 11 से 13 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाते हैं ये अंडाणु, यहां शुरू हो गए हैं एग या अंडाणु सेल्स बनना। महिलाओं में क्या बनेगा, तो ओवा बनेगा, अंडाणु बनेगा। तो अंडाणु ऐसे लिखो ना जैसे ऊपर लिखा है, लड़कियों में ओवा बनते हैं या ओवम या एग या अंडाणु बनते हैं। कब बनना शुरू होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज, जब उनकी प्यूबर्टी एज शुरू होती है तब बनना शुरू हो जाते हैं। बनना बंद कब होते हैं, तो 50 साल में। 50 साल के बाद लड़कियों का मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि आगे पढ़ाएंगे आपको मीनोपॉज क्या होता है, सब आगे बातें आएंगे। ठीक है, 50 साल के बाद बंद हो जाता है महिलाओं में। आजकल तो एट द एज 48, 47, 45 पे भी खत्म हो जाता है।
तो मैंने कहा रिप्रोडक्शन करवाने के लिए हमें 2 टाइप की सेल्स चाहिए। जब सेल्स चाहिए तो सेल पहले बननी तो चाहिए। अब कैसे बनेगी? तो जिस प्रोसेस से बनती है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनना शुरू हो गए कब? लड़कों के अंदर 11 से 18 साल मैच्योरिटी एज होती है, ये प्यूबर्टी एज होती है, और बनना बंद हो जाएंगे 60 से 65 साल के बाद। लड़कियों में 11 से 13 साल में प्यूबर्टी एज में, है ना, बनना शुरू होते हैं और 50 साल के बाद बंद हो जाते हैं। अब बन गए गैमेट्स। मेल बॉडी में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट बनेगा। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया? गैमेट्स बनके तैयार हो गए। दोनों अलग अलग बॉडी में बने, एक में तो नहीं बने, इसलिए हम डाइमॉर्फिज्म कहलाते हैं। अब सुनो दूसरा प्रोसेस क्या होगा। अब जब गैमेट्स बन जाते हैं तो उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, और इसको हिंदी में कहा जाता है वीर्यसेचन। वीर्यसेचन। अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है वो सुनो। जो मेल बॉडी में क्या बने हैं? स्पर्म्स बने हैं। इन स्पर्म्स का, इन शुक्राणु कोशिकाओं का कहां पे एंटर होना? स्पर्म्स कहां पे एंटर होंगे? फीमेल बॉडी में। और फीमेल के कहां पे? जेनाइटल एरिया से होता हुआ। फीमेल के जेनाइटल एरिया से होता हुआ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं। अब इसका मीनिंग अभी समझाएंगे आपको, थोड़ा ध्यान से सुनो। ऑर्गन्स में पहुंच जाता है कैसे? तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू जो मेल बॉडी के स्पर्म्स बने थे वो स्पर्म्स कहां पर? फीमेल के जेनाइटल एरिया से होते हुए, जेनाइटल का मतलब है जो जनन अंग होते हैं, वहां से होते हुए मादा के प्रजनन अंगों में पहुंचना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। देखो कैसे, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस तरीके से ये एक स्पर्म सेल होती है, ये ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है, और ये ह्यूमन एग है। ये अंडाणु ऐसा होता है और स्पर्म कोशिका ऐसा होता है, दोनों बन गए अलग अलग। अब बन के क्या होता है? बन के ये जो स्पर्म्स बने हैं मेल बॉडी से, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसके जेनाइटल एरिया से होते हुए ये स्पर्म्स ऐसे एंटर कर जाते हैं। कहां पे? तो ये लड़कियों का जनन तंत्र होता है, यहां पे एंटर कर गए। कर गए? अब ध्यान से सुन लो इन चीजों को बहुत अच्छे से। यहां से एंटर कर गए। अब होता क्या है? अब बच्चों होता क्या है उस बात को सुनो बहुत ध्यान से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी कि लड़कों में क्या बनते हैं? स्पर्म सेल्स। और ये स्पर्म्स कहां बनते हैं? तो लड़कों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और लड़कों के जिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं उनको टेस्टिस, उनको वृषण कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहां होता है, आप बोलोगे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो होता है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, किस में होता है? तो टेस्टिस में, वृषण में होता है। आगे आपको बताएंगे, ठीक है। फीमेल में कहां होता है? तो फीमेल में होती है ओवेरी। ओवेरी जिनको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय में होती है, ठीक है। और ये ओवेरी कैसी होती है? ये देखो इस तरीके से यहां से स्पर्म्स एंटर करें, कर गए स्पर्म्स एंटर, और होगा क्या? ये ओवेरी है, ये अंडाशय है। अब इसमें देखो ये एग बन रहे हैं ना, तो यहां से एग निकल के ऐसे बाहर आया, ऐसे एग निकल के बाहर आ गया, और यहां से स्पर्म आ रहा था। तो इस नली को, ये जो नली है ना, इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसे फैलोपियन ट्यूब यानी कि इसको हम अंडवाहिका नली कहते हैं। तो अब होगा क्या? इसमें स्पर्म्स और जो ओवा है वो दोनों मिलेंगे, और मिलने से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। मिलने से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहले आप सुनो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। इंसेमिनेशन का मतलब समझ में आ गया कि जो शुक्राणु कोशिकाएं लड़कों के शरीर में बनी थी वो फीमेल के जेनाइटल एरिया से होती हुई मादा के जो लैंगिक अंग है उनसे होती हुई फीमेल के प्रजनन अंगों में पहुंच गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तीसरा फेज होगा, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये बहुत बार आता है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में निषेचन कहा जाता है, निषेचन होता क्या है वो सुनो। यहां से एग अंडाणु, ऐसे अंडाणु, और यहां से शुक्राणु ऐसे आया, और ये दोनों मिले, और इन दोनों के मिलने से एक नया सेल बन गया। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक नया कोशिका बन गया है, उसको हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो आप लिखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, संलयन होना, ठीक है, मिलना, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म एंड ओवा इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हिंदी में लिखो शुक्राणु का अंडाणु से मिलना निषेचन कहलाता है। शुक्राणु का अंडाणु से मिलना निषेचन। इस तरीके से ओवा था और ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु कोशिका, ये दोनों जुड़े और जुड़ने से एक नया सेल बन गया। ये जो नया सेल बनता है ना प्यारे बच्चों, इसको नाम देते हैं जाइगोट। इसको जाइगोट कहा जाता है, इसको युग्मनस कहा जाता है, युग्मनस। और जाइगोट क्या होता है? किसी भी शरीर का पहला कोशिका, ये फर्स्ट सेल है, ये एक ही सेल बना है। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है, एक ही सेल है। एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ जाइगोट में कितनी सेल होती है? भैया जाइगोट एक सेल ही है, और आप सब जानते हो हम सब सबसे पहले किससे बने? सेल से ही बने, कोशिका से ही बने हैं, है ना। हम सब किससे? कोशिका से ही बने हैं। तो जिस कोशिका से हम बने हैं उसको जाइगोट कहेंगे। जाइगोट कैसा है? जाइगोट क्या है? एक युग्मनस है, एक सिंगल सेल है, इसमें एक ही सेल होती है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बहुत बार आता है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, होता क्या है फर्टिलाइजेशन।
तो स्पर्म का ओवा से मिलना और मिलके एक नया सेल बना देना, उस नए सेल को जाइगोट कहते हैं। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, इसको स्टार कर लेना, कितनी बार पूछा हुआ है। फर्टिलाइजेशन होता कहां है? होता कहां है? ये किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा का जनन तंत्र है ये। और कहां होता है? तो इस नली को क्या कहते हैं? इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसको डिंब वाहिका नली या अंड वाहिका नली कहते हैं। और इसी ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यहां से अंडा, यहां से स्पर्म आके। तो लिख देना, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि फर्टिलाइजेशन होता कहां है। तो लिखो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन 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 फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है? लड़कियों में। तो लड़कियों के शरीर में ही हो रहा है, लड़कों में नहीं हो रहा है। लड़कों में होता तो लड़के भी बच्चों को जन्म दे रहे होते हैं, समझ रहे हो? तो लिखो, निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया अंडवाहिका नलियों में होती है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश के टर्म साथ में लिख लेना, कभी कभी एग्जाम में फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में फैलोपियन ट्यूब ही आ जाता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिका नलिका में होती है, नलिका में होती है। आ गया समझ में? इस्थमस थायराइड ग्लैंड में होता है। कोई क्वेश्चन पूछा है क्या प्रियंका एग्जाम में? समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। देखो क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस समझ रहे हो? लड़का लड़की में अलग अलग गैमेट सेल्स बन गई, फिर वो गैमेट सेल्स आके मिल गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बन गया। अब यही तो नया सेल आगे चलकर बच्चा बनाएगा, यही तो सेल आगे चलकर क्या बनाएगा? बच्चा बनाएगा। अब जो फोर्थ प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन के बाद वाली, उसको क्या कहते हैं? तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखो फेज में इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन को हिंदी में प्रत्यारोपण कहा जाता है। अब ये प्रत्यारोपण क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है सुनो, यहां से स्पर्म्स आए थे, यहां से अंडाणु निकला था, यहां पे एक नया जाइगोट बन गया दोनों के मिलने से। अब पता है जाइगोट यहां से आएगा ऐसे नीचे की तरफ और यहां पे आके धस जाएगा, ऐसे जाइगोट आके यहां धस गया। किस में धसा है? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। गर्भाशय, जो जाइगोट बना था उसका मां के गर्भाशय में आके धस जाना क्या कहलाता है? आप बताओगे, इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कुछ भी नहीं है, जो जाइगोट बना था ना, ये जाइगोट आकर कहां पे धसेगा? तो जो यूट्रस होता है ना, उस यूट्रस की दीवार के साथ, यूट्रस बोलो या वोम्ब बोलो, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा, पेट में नहीं, यूट्रस में रखा, अपने वोम्ब में रखा, अपने गर्भाशय में रखा। तो ये जो जाइगोट यहाँ पे ऊपर था ना बच्चा, यहां बना था, ये आएगा और ये इस तरीके से ऐसे लग जाएगा। और इसी प्रोसेस को यूट्रस, यूट्रस की दीवार के साथ ऐसे होता है ना, देखो यूट्रस ऐसे होता है बच्चा, तो इस यूट्रस की दीवार के साथ ऐसे आके लग जाता है, धस जाता है जाइगोट। और जब ये यहां आके धसता है ना, तो इसको नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बन गया, हिंदी में सेम नाम है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो बच्चा ब्लास्टोसिस्ट जब किसकी गर्भाशय के अंदर आके, गर्भाशय की ये दीवार है, इससे आके चिपक गया, तो हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन हो गया। बोलते ना प्लांटेशन कर दो, एक नया पौधा लगा दो, नया पौधा, नया जीव। तो ये नया जीव बनना शुरू हो गया यहाँ पे, तो इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब क्या होगा? अब धीरे 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 इस बच्चे का यहाँ पे विकास होगा और ये सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से इस बच्चे के अंदर ऑर्गन्स बनेंगे और पूरा बच्चा जो है उसका विकास होने में यहाँ पर 9 मंथ्स लगेंगे, 9 महीने लगेंगे। और 9 महीने के बाद क्या होगा? माँ इस बच्चे को जन्म दे देगी। तो पांचवा एंड लास्ट फेज क्या होगा रिप्रोडक्शन का? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बच्चा? गर्भा अवधि। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भा अवधि। जितने अवधि के लिए, जितने दिनों के लिए कोई भी बच्चा माँ के गर्भाशय में रहता है, उसको गर्भा अवधि कहा जाता है। और ह्यूमंस का गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। अब इन 9 महीनों में क्या होगा? 9 महीनों में यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण, भ्रूण, ठीक है। फिर उस भ्रूण का क्या होगा? वृद्धि और विकास होगा, ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा उसका। और जैसे ही इस 9 महीने में अब वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए होगा इस एम्ब्रियो को? इसको खून भी चाहिए होगा, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, इसको खाना भी चाहिए होगा, इसको पानी भी चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा ना। तो ये सब किससे आएगा? मां से आएगा। और मां और बच्चे के बीच में एक क्या बन जाता है? आप बताओगे, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बन जाती है और इसी मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा कहा जाता है, गर्भनाल कहा जाता है, गर्भनाल। इस तरीके से मेम्ब्रेन बनेगी मां और बच्चे के बीच में। अब इसी मेम्ब्रेन से मां अपने बच्चे को खून, ऑक्सीजन, खाना, पानी सब कुछ अपने बच्चे को पहुंचाएगी। और कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। और 9 महीने के बाद इस बच्चे की डिलीवरी यानी कि इसका जन्म हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा बाहर। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक बच्चा पूछता है प्लेसेंटा क्या होता है? मां और बच्चे के बीच में एक टिश्यूज की मेम्ब्रेन बनती है, झिल्ली बनती है, जिस झिल्ली के थ्रू मां अपने बच्चे को खून, पानी, ऑक्सीजन, खाने, न्यूट्रिएंट सब कुछ पहुंचाती है।
ताकि अगले 9 महीने तक उस बच्चे का वहां पर वृद्धि और विकास अच्छे से हो, उसके अंग, उसके लंग्स, फेफड़े, ब्रेन, हार्ट सब कुछ बने उस बच्चे का अच्छे से। तो जिसके थ्रू पहुंचाती है उसी को प्लेसेंटा कहा जाता है, उसी को प्लेसेंटा कहा जाता है। पूछा था ना किसी से ने, और मैंने कहा था कि मैं बता दूंगी आगे प्लेसेंटा क्या होता है सही टाइम आने पे। अब 9 महीने के बाद इस बच्चे का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो बच्चा इस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। कौन कौन सी फेजेस थी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने सबसे पहले पढ़ाया रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर पढ़ाया रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है, 2 टाइप से। फिर मैंने पढ़ाया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या लक्षण है, तो ये 3 लक्षण याद रखने थे। फिर मैंने कहा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कौन कौन सी फेजेस हैं, किस फेज में कंप्लीट होगा। गैमेट्स बनेंगे सबसे पहले, कब बनना शुरू होते हैं कब बनना बंद होते हैं सब पता लग गया। फिर वो गैमेट्स मिलेंगे, मिलने से एक नया सेल बनेगा, जो सेल आगे चल के बच्चा बनाएगा, और बच्चे में कन्वर्ट होगा इम्प्लांटेशन और देन गेस्टेशन पीरियड। अब मैं सीधा ही आके स्टार्ट कर देती, चलो बच्चों आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहां पे आपको ये सारी प्रोसेस तो समझ ही नहीं आती, इसलिए 1 घंटे की क्लास का आज मैंने ये टाइम दिया है आपको। फीटस कब बनता है सारी बातें करेंगे, अभी रुक जाओ सुबीर, सब पढ़ाएंगे, ठीक है ठीक है, ये सारी बातें पढ़ाएंगे आपको। आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे बनते हैं ये स्पर्म्स, कैसे बन के बाहर निकलते हैं, कहां बनते हैं, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आई बस समझ में, फीटस एम्ब्रियो सब बताएंगे। पेशेंस रखो, पेशेंस रखा करो, टीचर से आगे मत चला करो। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बता दो। एक बच्चा कह रहा है माँ क्या क्या करती है अपने बच्चे के लिए, माँ क्या नहीं करती अपने बच्चे के लिए। माँ का कर्ज आप अभी इस जन्म में उतार पाओगे क्या, कभी नहीं उतार पाओगे। एक बारी के लिए आप पिता का कर्ज उतार दोगे कि अच्छी नौकरी ले लोगे, अच्छा स्वभाव करोगे, पिता के बुढ़ापे में सेवा करोगे और पिता को अच्छा जीवन दोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो पिता का कर्ज उतार दोगे। माँ का क्या कर्ज उतारोगे तुम, जब तुम्हें पैदा किया था तो कम से कम 60 हड्डियां टूटती है उसके बराबर दर्द लिया था उसने। 9 महीने तुम्हें पेट में लेके घूमी थी वो, पेट मतलब वो गर्भाशय में लेके घूमी थी वो, तो तुम माँ का थोड़ी कर्ज उतार पाओगे। इसलिए बोलते माँ का कर्ज चुकाया ही नहीं जा सकता है, इस जन्म में नहीं अगले 7 जन्म में भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसीलिए अपने माता पिता की इज्जत करा करो, जैसे भी है उनकी इज्जत करा करो बहुत अच्छे से, उन्हें इस दुनिया की हर एक खुशी देने की कोशिश करा करो अपनी माँ को, ठीक है बच्चों, क्योंकि माँ ने जो आपके लिए किया है वो कोई नहीं करता इस दुनिया में। पिता के कर्ज को उतार दोगे, पिता ने क्या किया, पैसा कमा के लाए, घर चलाया, आपका आपको अच्छा लालन पोषण दिया, तो आप बुढ़ापे में सेम चीज वापस कर सकते हो उनके साथ, तो कहते हैं वो बराबर हो जाता है। माँ के कर्ज को क्या बराबर करोगे, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अब जो बीपीएससी का पेपर का प्रॉपर जो एनालिसिस है ना, वो मैं कल यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगी अपने, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर लो, फ्यूचर कुल कोचिंग नाम से है, ठीक है, फ्यूचर कुल कोचिंग नाम से। अरे आप काजल मैम यूट्यूब पे सर्च कर लो, आ जाएगा, ठीक है, इस नाम से सर्च कर लो, सब्सक्राइब कर लो उसको, या काजल मैम नाम से सर्च कर लोगे ना, काजल मैम साइंस नाम से, सबसे पहला वीडियो मेरा आएगा, सबसे पहला वीडियो मेरा आएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई, क्लास की पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी तो सिखाने पड़ेंगे ना। पंकज कह रहे मैम हम संस्कार भी अच्छे देती हो, देने पड़ेंगे ना अच्छे संस्कार, नहीं तो आजकल की जनरेशन कहां से कहां जा रही है। चलो शायद आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज क्लास का टाइमिंग ओवर हो गया है, कल करेंगे आपसे बात, कल नहीं परसों, कल तो संडे है।